हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में हम जो है आप देख पा रहे हैं कि जैसा टॉपिक है वेटलैंड्स संरक्षण और खतरे, इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक है यूपीएससी पाठ्यक्रम में, जहां इसका इम्प्लीकेशन है GS3 के पर्यावरण पाठ से ये संबंधित है। और जो है ये द हिंदू इसका रिसोर्स है। ठीक है, यहाँ मैं ये उल्लेख करना चाहूँगा बेसिकली कि यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में जो पिछले वर्षों से जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं स्टैटिक्स से, वो स्टैटिक्स से वही टॉपिक रह रहे हैं जो कहीं ना कहीं वो चर्चा में रहे हैं। तो हमारा भी कोशिश यही रहता है कि जो भी टॉपिक स्टैटिक्स के हो, चाहे वो किसी भी टॉपिक से संबंधित हो, किसी भी सेक्शन से संबंधित हो, चाहे वो पॉलिटी से संबंधित हो, चाहे इकोनॉमी से संबंधित हो, चाहे इन्वायरमेंट से संबंधित हो, चाहे साइंस से संबंधित हो, वो टॉपिक आपके समक्ष हम लेकर आए और उसके बारे में एनालिटिकल एक एनालिटिकल क्लास आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर पाए। ये क्लास हमारे लेने के पीछे हमारा जो लक्ष्य यही रहता है कि जो भी आपके आईएएस प्रारंभिक परीक्षा में या मुख्य परीक्षा में जो इससे संबंधित क्वेश्चंस आए, तो आप इस टॉपिक से इस तरीके से परिचित हो जाएं कि वो क्वेश्चंस को आप सही तरीके से उसका समाधान प्रस्तुत कर पाएं या उस क्वेश्चंस का सही उत्तर आप दे पाएं। तो बेसिकली हमारा ये टॉपिक्स लेने के पीछे यही उद्देश्य होता है। हमारा ये आपसे आशा है कि इस टॉपिक को आप शुरू से अंत तक, यानी इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखेंगे, ताकि आप इस टॉपिक को समझ पाएं कि वेटलैंड्स क्यों चर्चा में है और इसके संरक्षण और इससे खतरे क्या हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम इस टॉपिक में ही देखेंगे कि ये समाचार में क्यों है। उसके बाद हम इसके वेटलैंड्स के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे कि इससे संबंधित या इस पर क्या खतरे हैं। ठीक है, फिर आगे हम इसमें चर्चा करेंगे कि भारत के लिए इसके क्या आर्थिक निहितार्थ हैं। ठीक है, भारत के लिए क्या आर्थिक निहितार्थ है। फिर हम इसमें एक भावी कदम या जो इसके खतरे हैं उससे संबंधित हम उसका समाधान क्या हो सकता है उसको देखेंगे। फिर एक निष्कर्ष देखेंगे और सबसे जो महत्वपूर्ण इस टॉपिक का एक आपके लिए हाइलाइट्स है कि हम जो है लास्ट में इस टॉपिक से संबंधित 5 वन लाइनर क्वेश्चन भी देखेंगे, जो कहीं ना कहीं आपको इस टॉपिक को समझने में एक महत्वपूर्ण एक दृष्टिकोण देगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं ये टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चर्चा में वेटलैंड्स क्यों आ गया। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हाल ही में मेघालय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य में आर्द्र भूमि या वेटलैंड संरक्षण की निगरानी के लिए दायर जनहित याचिका ने एक बार फिर इस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया। मतलब मेघालय हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किया गया था कि जो भी वेटलैंड्स हैं उसके संरक्षण के लिए। तो जब ये जनहित याचिका किसी हाई कोर्ट में दायर किया गया तो ऑटोमेटिकली जो है ये मुद्दा जो है लोगों के नजर में आ गया कि आखिर क्या बात है कि वेटलैंड्स की संरक्षण की बात हो रही है। मतलब कि ये वेटलैंड्स पे खतरे हैं, तो खतरे को भी देखने की बात आएगी। जब संरक्षण तभी आएगी जब किसी चीजों पे खतरा होगा। ठीक है, अब समझते हैं कि वेटलैंड्स होता क्या है। वेटलैंड्स पृथ्वी पर सबसे अधिक जैविक रूप से उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। ठीक है, ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो एक प्रोडक्टिव होता है, जैविक रूप से प्रोडक्टिव होता है और एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है जो आवश्यक पारिस्थितिकी, आर्थिक और सामाजिक लाभ प्रदान करती है। हालांकि मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण उनका तेजी से क्षरण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चिंता बन गया है। ठीक है, एक तरफ आप देख पा रहे हैं कि यह जैविक रूप से उत्पादक इकोसिस्टम है। ठीक है, और साथ ही जो इसमें जो चुनौती आ रही है, इसका जो क्षरण हो रहा है, आप देख पा रहे हैं क्षरण क्यों हो रहा है। एक तो इन्वायरमेंटल चेंजेज आने की वजह से, ठीक है, पर्यावरणीय जो जो परिवर्तन आ रहा है, यानी जलवायु जो परिवर्तन आ रहा है, जलवायु परिवर्तन और एक जो है दूसरा जो है इसमें मानवीय गतिविधि। ये दोनों मिलके कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का क्षरण करने जा रहे हैं या क्षरण कर रहे हैं, जिस वजह से ये जो चूंकि एक ऐसा इकोसिस्टम है जो काफी उत्पादक होता है और न सिर्फ उत्पादक होने के साथ साथ ये
सामाजिक लाभ भी प्रदान करता है और आर्थिक लाभ भी प्रदान करता है, जो कि एक मानव के लिए एक बहुत ही हितकारी है। तो ये सब चीजों को लाभ देखते हुए, इसको क्षरण को देखते हुए, इसके 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 इसका क्या है कि इसके संरक्षण की बात की जा रही है। संरक्षण के हालांकि बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, ये भी हम देखेंगे आगे। लेकिन जिस तरीके से इसमें एक जनहित याचिका दायर की गई है, वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को ध्यान में लाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका वेटलैंड का महत्व क्या है बेसिकली। ठीक है, वेटलैंड्स अमूल्य पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, जो जैव विविधता का समर्थन करते हैं, जल चक्रों को विनियमित करते हैं और कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। अब ये आप समझ लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे मानव जीवन के लिए, इकोसिस्टम के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि ये जैव विविधता का समर्थन करता है। भाई जैव विविधता कितना पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है आप सभी जानते हैं। जल चक्र को भी विनियमित करता है। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कार्बन सिंक का काम करता है। कि आप देख रहे हैं कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो पोल्यूशन जब बढ़ता है तो पोल्यूशन में क्या होता है कि कार्बन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तभी पोल्यूशन बढ़ता है। तो अगर ये वेटलैंड्स को हम लोग संरक्षण करेंगे तो कार्बन को सोखने का काम करेगा। तो कार्बन को जब सोखेगा तो कहीं ना कहीं पर्यावरण में जो प्रदूषण फैल रहा है या प्रदूषण हो रहा है तेजी से, उसको रोकने में मदद मिलेगी। तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर वेटलैंड्स लगभग 12.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, जो पृथ्वी की सतह का लगभग 6% है। आप ये समझ लीजिए कि पृथ्वी का जो पूरा क्षेत्रफल है सतह का, बेसिकली उस सतह में 6% वेटलैंड्स हैं। ठीक है, फिर अपने अपेक्षाकृत छोटे कवरेज के बावजूद वे वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में लगभग 40.6% का योगदान देते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि सतह में केवल 6% ही हैं, लेकिन वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र के सेवाओं में इनका जो योगदान है 40.6% है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे लिए वेटलैंड कितना महत्वपूर्ण है, हमारे इकोसिस्टम के लिए वेटलैंड कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी प्रकार आप देखिए ये पारिस्थितिकी तंत्र कई प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करते हैं, बाढ़ नियंत्रण में मदद करते हैं, पानी को शुद्ध करते हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करते हैं। अब इतना बड़ा जिसका महत्व है तो जाहिर सी बात है कि इसके संरक्षण के लिए जितना हो सके उतना प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, इनके महत्व को मान्यता देते हुए वेटलैंड संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1971 में रामसर कन्वेंशन, आप सभी जानते होंगे कि रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है, वेटलैंड संरक्षण से संबंधित है, जिसको 1971 में अपनाया गया, जिसको एक प्राथमिक वैश्विक संधि भी कहा जाता है। ये एक प्रकार से प्राथमिक वैश्विक संधि है वेटलैंड्स के लिए। ठीक है, वहीं 2022 में आयोजित रामसर कन्वेंशन के 14वें सम्मेलन यानी COP14 में आर्द्र भूमि को व्यापक पर्यावरणीय रणनीति का हिस्सा बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। ठीक है, अब ये देखिए कि जो 2022 में एक रामसर कन्वेंशन आयोजित हुआ था, जिसको 14वां COP सम्मेलन कहते हैं आर्द्र भूमि से संबंधित। इसमें आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स को व्यापक संरक्षण देने के लिए जो बताया गया या इसमें जो रणनीति अपनाई गई कि व्यापक पर्यावरणीय रणनीति का इसको हिस्सा बनाया जाना चाहिए, कि जो पर्यावरण के लिए जो हमारी रणनीति है व्यापक रूप से पर्यावरण के संरक्षण के लिए, उस रणनीति में वेटलैंड की संरक्षण से संबंधित रणनीति को भी शामिल किया जाना चाहिए। कब लिया गया फैसला? 14वें सम्मेलन में, जो कि 2022 में आयोजित हुआ था। आर्द्र भूमि या वेटलैंड से संबंधित वो सम्मेलन था। ठीक है, हर साल 2 फरवरी को वेटलैंड संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये आप बेसिकली आप देख लीजिए कि पीटी में इस तरह के पूछा जा सकता है, खासकर स्टेट पीसीएस के पीटी में या यूपीएससी के पीटी में भी इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं मिलान करने वाले कि वेटलैंड संरक्षण विश्व वेटलैंड दिवस निम्न में से किस दिन के मनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि इसको जो है 2 फरवरी इसका उत्तर होगा। ठीक है, ये तथ्य था। और बाकी ये सब समझ सकते हैं कि इन बिंदुओं से आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए वेटलैंड क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपने देखा कि जो है जल चक्रों को ये जो है विनियमित करता है, कार्बन सिंक का काम करता है, साथ ही साथ जो है सतह का 6% भाग में ये फैला हुआ है। इसके अलावा जो है पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में इसका योगदान जो है 40.6% है। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा कि बाढ़ नियंत्रण में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है, बाढ़ को नियंत्रित करने में भी।
इसके अलावा आपने देखा कि इसको जो है संरक्षित करने के उपाय भी किए गए हैं। 1971 में ही रामसर कन्वेंशन किया गया। साथ ही आपने देखा कि इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कि हमको जो है आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स का संरक्षण किया जाना चाहिए, उसमें जागरूकता फैलाने के लिए जो है हर साल 2 फरवरी को हम विश्व वेटलैंड्स दिवस को भी मनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसके लिए खतरे क्या हैं, वेटलैंड्स के लिए खतरे क्या हैं देखते हैं। अपने विशाल पारिस्थितिकी तंत्र और आर्थिक मूल्य के बावजूद वेटलैंड मानव प्रेरित और प्राकृतिक कारकों के कारण गंभीर तनाव का सामना कर रही है। ठीक है, मानव प्रेरित क्या हो सकता है कि आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स में जाकर निवास स्थान बनाना, जानवरों का शिकार करना उस एरिया में जाकर, और वहां से और भी जो अमूल्य जो तमाम जो जैसे जंगली लकड़ी होते हैं उनका जो है वहां से उठा के लाना, तो कहीं ना कहीं पर्यावरणीय क्षति का वो कार्य करता है। मानव का अगर इंटरफेरेंस उस एरिया में बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए, अध्ययनों से पता चलता है कि 1900 के बाद, सन 1900 के बाद से दुनिया की लगभग 50% वेटलैंड नष्ट हो चुकी है। अकेले 1970 और 2015 के बीच वैश्विक आर्द्रभूमि सतह क्षेत्र में लगभग 35% की गिरावट आई है, जिसकी वार्षिक हानि दर 0.78% है। आप समझ सकते हैं कि 1900 के बाद लगभग 50% वेटलैंड का क्षति हुआ है, यह है या नष्ट हो चुका है, ये आप समझ लीजिए। और दूसरा ये एक फैक्ट आ रहा है कि 1970 से 2015 के बीच, मतलब 1970 से 2015 के बीच जो है, यानी 1970 से लेकर 2015 के बीच 45 ईयर्स में क्या है कि इसके सतह क्षेत्र में लगभग 35% की गिरावट आई है। 35% की गिरावट आई है, जो कि हानि दर जो है 0.78% है। इस तरीके से अगर क्षरण होता रहा, हानि होता रहा इसके सतह का, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये धीरे धीरे जो है विश्व से वेटलैंड्स जो है खत्म हो जाएंगे। खत्म होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए पर्यावरणीय चुनौती और बढ़ेगी। ठीक है, पर्यावरण में और चुनौती बढ़ेगी, पोल्यूशन और बढ़ेगा, क्योंकि पोल्यूशन को रोकने का ये बहुत बड़े व्यापक स्तर पर ये काम करते हैं। यह प्राकृतिक वनस्पति की हानि दर से 3 गुना अधिक है। अब ये भी समझ लीजिए कि प्राकृतिक वनस्पति जो हानि हो रही है उससे 3 गुना है, इसका स्पीड बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए, कुछ प्रमुख खतरों में शामिल हैं शहरीकरण और औद्योगिकरण। अब देखिए, शहरों के तेजी से विस्तार बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वेटलैंड को नष्ट कर दिया है। जैसे आप देखेंगे कि दिल्ली हो गया या बेंगलोर हो गया, या फिर आपको खासकर साउथ के चेन्नई हो गया, या फिर हैदराबाद हो गया, या खैर मुंबई हो गया, इन शहरों में क्या हुआ है कि जैसे जैसे महानगरों का विस्तार होता गया, आउटस्कर्ट्स में महानगर के एरिया बढ़ते गए, तो कुछ जो है वेटलैंड्स को भी पाट कर वहां पे जो है मानवीय गतिविधि को बढ़ाया गया। तो कहीं ना कहीं उस शहरी क्षेत्र के बाहरी एरिया में जो वेटलैंड्स थे, जो कि कार्बन सिंक का काम कर रहे थे महानगर के लिए, वो कहीं ना कहीं उनकी क्षति हुई है, और ये शहरीकरण के कारण उनको क्षति पहुंच रही है। ठीक है, कृषि विस्तार, खेती के लिए आर्द्र भूमि का रूपांतरण जैव विविधता को कम कर सकता है और जल संतुलन को बाधित करता है। अब देखिए कि खेती का विस्तार क्या हुआ कि कुछ जो वेटलैंड्स होंगे उसको जो है खेती के भूमि के रूप में यूज किया जाने लगा, तो कहीं ना कहीं उससे भी जो है एक खतरा उत्पन्न हुआ वेटलैंड्स के लिए। इसमें अगला पॉइंट देख रहे हैं आप, प्रदूषण। औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज और कृषि अपवाह आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र को दूषित करते हैं। अब क्या हुआ कि बहुत सारे वेटलैंड्स में जो है डायरेक्ट शहरों का सीवेज को छोड़ दिया जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं वेटलैंड्स को नुकसान उत्पन्न होता है, और ये एक खतरा है उसके लिए। ठीक है, अगला जो खतरा हम देख पा रहे हैं, जलवायु परिवर्तन। बढ़ते तापमान और अनियमित वर्षा पैटर्न ने वेटलैंड जल विज्ञान को प्रभावित करते हैं। अब देखिए क्या हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसके अलावा जो अनियमित वर्षा हो रही है वो कहीं ना कहीं वेटलैंड्स को प्रभावित करती है, उनके क्षरण को प्रभावित करती है, उनके क्षरण को बढ़ाती है। ठीक है, और संसाधनों का अत्यधिक दोहन अगला पॉइंट इसमें आ रहा है, जिसमें गैर सौंदर्य मछली पकड़ना, भूजल निष्कर्षण, भूमि पुनर्ग्रहण आर्द्र भूमि को नष्ट कर रहे हैं। वेटलैंड के नुकसान के कारण 1970 के बाद से अंतर्देशीय
वेटलैंड प्रजातियों में 81% और तटीय और समुद्री प्रजातियों में 36% की कमी आई है। वेटलैंड से जुड़ी पौधे और जानवरों की प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है, जो संरक्षण प्रयासों के तत्कालिक आवश्यकता को उजागर करता है। अब आप देख सकते हैं कि खतरा कितना बड़ा है। इसमें यह कह रहा है कि 1970 के बाद जो है, जो अंतरदेशीय वेटलैंड्स प्रजाति थे उनमें 81% की कमी आई है, और जो है तटीय और समुद्री जो प्रजाति थे उसमें 36% की कमी आई है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा खतरा है। इसके अलावा यह भी इसमें बोल रहा है कि जो वेटलैंड से जुड़े पौधे और जानवरों की प्रजातियों में भी जो है विलुप्त होने का जोखिम हो गया है। तो इन सारे खतरों को देखते हुए इसमें तत्कालिकता मतलब संरक्षण के प्रयास की तत्कालिक आवश्यकता है, क्योंकि अगर नहीं किया जाएगा तो वेटलैंड्स पे बहुत बड़ा खतरा है, और वेटलैंड्स को अगर इसी तरह नुकसान पहुंचता रहा तो आने वाले समय में वेटलैंड्स खत्म हो सकते हैं। अब देखिए अगला जो हमारा पॉइंट इसमें आ रहा है, भारत में वेटलैंड्स की स्थिति यानी आर्द्र भूमि की स्थिति और आर्थिक निहितार्थ। तो पहले हम समझते हैं कि भारत में वेटलैंड की स्थिति क्या है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत ने आज तक 89 रामसर स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड के रूप में नामित किया है। अब यहाँ आप समझ सकते हैं कि भारत में जो है कितने वेटलैंड्स हैं, 89 वेटलैंड्स हैं, जिसको जो है भारत ने मान्यता दिया है रामसर कन्वेंशन के तहत। ये आपको यहाँ पे एक फैक्चुअल जानकारी मिली और इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये वेटलैंड्स तटीय क्षेत्रों से लेकर हिमालय क्षेत्रों तक विविध पारिस्थितिकी तंत्रों में फैली हुई है। अब जो है ये जो वेटलैंड है वो भारत में समुद्री तट से लेकर हिमालय के क्षेत्र तक विभिन्न इकोसिस्टम में वो फैली हुई है। भारत में ये स्थिति है। ठीक है, विशेष रूप से यहाँ तक कि कुछ नदी के खंड जैसे ऊपरी गंगा को भी रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। अब देखिए ऊपरी गंगा ये नामित किया गया है। ठीक है, हालांकि केवल रामसर स्थल के रूप में पहचान सुरक्षा की गारंटी नहीं है। ठीक है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा तैयार राष्ट्रीय वेटलैंड दशकीय परिवर्तन एटलस इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारत में वेटलैंड लगभग 15.98 मिलियन हेक्टेयर में फैली हुई है। ठीक है, इसमें जो हमारा 89 रामसर स्थल है और कितने मिलियन हेक्टेयर में फैली हुई है, ये किसके अनुसार है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के हिसाब से जो है उसमें एक एटलस जारी किया गया है 2017-18 में। उस एटलस के हिसाब से, जो कि वेटलैंड से संबंधित वो एटलस है, उसके हिसाब से जो है 15.98 मिलियन हेक्टेयर 15.98 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये क्षेत्र है। इनमें से 66% नेचुरल वेटलैंड है, जबकि शेष मानव निर्मित है। ठीक है, दुर्भाग्य से भारत में प्रकार नेचुरल वेटलैंड सिकुड़ रही है। शहरीकरण, प्रदूषण, अतिक्रमण के कारण पिछले 4 दशकों में भारत की लगभग 30% जो नेचुरल वेटलैंड है नष्ट हो चुकी है। और तीव्र तरीके से जो शहरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, तो पिछले 4 सालों में ये बता रहा है कि 30% जो हमारे नेचुरल जो वेटलैंड्स थे वो नष्ट हो चुके हैं। क्यों? तेजी से शहरीकरण के कारण, तेजी से अतिक्रमण के कारण। अब इसी में आपको एक फैक्ट आ रहा है कि मुंबई में 1970 से 2014 तक वहां की 71% जो वेटलैंड्स थे वो नष्ट हो चुके हैं। आप ये समझ सकते हैं एक उदाहरण के तौर पर कि मुंबई चूंकि एक भारत का सबसे बड़ा महानगर है, तो उस सबसे बड़ा महानगर की स्थिति ये है कि 71% जो है वहां का वेटलैंड समाप्त हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि जब 71% जब वेटलैंड समाप्त होगा किसी शहर का, वो भी मुंबई जैसा भारत का वित्तीय क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र, जहां पे जो है एक बड़ी आबादी रहती है, और वहां पे फिर जब वेटलैंड समाप्त होगा तो पोल्यूशन फैलेगा, तो पोल्यूशन की जो और भी जो एडवर्स इफेक्ट है, उस एडवर्स इफेक्ट से लोगों को, मानव पे उसका नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, अब वेटलैंड के नुकसान के आर्थिक निहितार्थ क्या हैं? अब ये आप समझ लीजिए। वेटलैंड के नुकसान के आर्थिक निहितार्थ चौंका देने वाले हैं। ठीक है, अब क्यों चौंका देने वाले हैं वो समझते हैं।
कोलंबिया के कैली में किए गए एक अध्ययन के अनुमान लगाया गया है कि शहरी वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का नुकसान सालाना $76,827 प्रति हेक्टेयर है, जबकि पेरी शहरी क्षेत्रों में नुकसान सालाना $30,354 प्रति हेक्टेयर है। ठीक है, इसमें यह कह रहा है कि जो शहर के आंतरिक क्षेत्र में जो वेटलैंड है उसमें जो नुकसान का जो नुकसान हो रहा है उससे जो हमारा जो अगर आर्थिक रूप से उसको हम देखेंगे तो कितना प्रति हेक्टेयर उसका मूल्य है, तो $76,827 है उसका। वहीं पेरी शहरी क्षेत्रों मतलब होता है कि शहर वैसा मेट्रोपॉलिटन सिटी के बाहरी एरिया, जो शहर के सीमा से बाहरी एरिया जो लगा हुआ है उसको कहा जाता है पेरी शहरी क्षेत्रों में। वहां नुकसान का जो दर है वो थोड़ा उससे शहरी क्षेत्रों से थोड़ा कम है, वहां $30,354 प्रति हेक्टेयर है। इस तरह समझ सकते हैं कि इससे जो नुकसान हो रहा है, इसका जो क्षरण हो रहा है, उस क्षरण से कितना बड़ा हमारा आर्थिक क्षति पहुंच रहा है। ठीक है, वेटलैंड क्षरण की तीव्र दर को देखते हुए भारत में भी इसकी तरह के नुकसान की उम्मीद की जा सकती है। अब ये जो अध्ययन किया गया था कोलंबिया में, वहां के परिस्थिति को देखते हुए वहां पे ये बताया गया। ठीक है, अब इस अध्ययन में जो निष्कर्ष निकल गया है उस निष्कर्ष से हम समझ सकते हैं कि इसका जो एडवर्स इफेक्ट है, बेसिकली जो आर्थिक रूप से, वो एडवर्स इफेक्ट कहीं ना कहीं भारत में भी ऐसे ही पड़ सकता है या ऐसी पड़ने की संभावना हो सकती है, ऐसी उम्मीद भी जताई जा सकती है। अब इसका समाधान क्या हो सकता है? अब देखिए, समाधान है समग्र संरक्षण दृष्टिकोण की आवश्यकता। भारत में वेटलैंड संरक्षण प्रयासों ने मुख्य रूप से पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि एक व्यापक दृष्टिकोण जो सामाजिक, आर्थिक और शासक कारकों को एकीकृत करता है आवश्यक है। ठीक है, एक व्यापक दृष्टिकोण चाहिए जो सामाजिक, आर्थिक और शासन कारकों को एकीकृत करता हो। ठीक है, वैश्विक स्तर पर वेटलैंड संरक्षण रणनीतियों में जैव विविधता निगरानी, आर्द्र भूमि मानचित्रीकरण और मानव प्रभाव मूल्यांकन शामिल है। अब ये जो हम इस उपाय को भारत में ही अपना सकते हैं कि जो जैव विविधता उस एरिया में होता है उसकी निगरानी सही तरीके से की जाए, जो वेटलैंड से उसका मानचित्रीकरण मतलब रिसेंट तरीके से उसका जो है उस एरिया का मैप बनाया जाए, और साथ ही जो मानव प्रभाव मतलब मानव के इंटरफेरेंस से वहां पे क्या क्षरण हो रहा है या क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका मूल्यांकन करना चाहिए। तब ये सारी चीजें हमारे पास एक आउटपुट होगा, तो हम एक व्यापक रणनीति बना सकेंगे उसके क्षरण को रोकने के लिए। ठीक है, जैसा कि रामसर COP14 सम्मेलन ने वेटलैंड प्रबंधन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र आधारित दृष्टिकोण की वकालत की। ठीक है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि वेटलैंड संरक्षण को व्यापक शहरी और ग्रामीण विकास योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए। अब देखिए कि जो ये कहा गया, जो रामसर COP14 सम्मेलन जो हुआ, उस सम्मेलन में ये कहा गया कि जो हम शहरी और ग्रामीण विकास की जो योजना बनाते हैं उस योजना में वेटलैंड्स को भी ध्यान या दृष्टिगत रखते हुए योजना बनाई जानी चाहिए। उस योजना में इसको शामिल किया जाना चाहिए कि हम वेटलैंड्स का किस प्रकार से संरक्षण करेंगे। ये कहीं ना कहीं अगर इस प्रयास को या इस रणनीति को अगर लागू किया जाता है खासकर भारत में भी, तो वो हमारे लिए एक फायदेमंद होगा, इस क्षेत्र के या इस वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए वो लाभप्रद सिद्ध होगा। अब देखिए, अब हम निष्कर्ष की बात कर लें कि भाई जो वेटलैंड्स है, वेटलैंड का संरक्षण किया जाना चाहिए। जो वेटलैंड्स के लिए जो उपाय बताए गए हैं, जो खतरे हैं, उन खतरों को देखते हुए जो बेसिकली वेटलैंड्स के COP14 का जो सम्मेलन था उसमें जो ये बताया गया कि इसके पारिस्थितिकी तंत्र को पारिस्थितिकी लाभ को देखते हुए इसको जो शहरी योजना और ग्रामीण योजना जब बनाया जाता है खासकर, तो उस योजना में भी इसको शामिल किया जाना चाहिए। और इस तरीके से हम अगर संरक्षण का प्रयास करेंगे तो हम इस वेटलैंड्स को, जो कि इसका जो नुकसान का जो रेट बहुत तेज है, उसको रोक पाएंगे, उसके क्षरण को रोक पाएंगे, और रोकने से जो है हमारे मानव के लिए भी ये हितकारी होगा। तो ये है, ये निष्कर्ष इस तरीके से हम समझ सकते हैं, और इसमें हम अपने तकनीकी प्रगति और सामुदायिक सहभागिता और जलवायु
लचीलापन योजना को भी शामिल कर सकते हैं, ताकि हम जैसे तकनीकी प्रगति में हम ऐसे समझ सकते हैं कि इस एरिया का मानचित्रीकरण सही तरीके से होना चाहिए, साथ साथ मानवीय गतिविधि का जो वहाँ पे सही तरीके से उसका मूल्यांकन होना चाहिए। तो हम तकनीक का भी प्रयोग करके इन सब चीज़ों को अपने उपाय में शामिल करके इसके क्षरण को रोक सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न, जो कि वन लाइनर अभ्यास प्रश्न हम शुरू में ही आपसे बोले थे जब टॉपिक शुरू किए थे, और इस प्रश्न को अगर आप सही तरीके से समझ लेंगे तो पूरे टॉपिक से रिलेटेड ये प्रश्न हम निकाले हैं और आपके पीटी एग्जामिनेशन में भी ये लाभदायक होगा। ठीक है, अब देखिए जैसा इसमें पहला प्रश्न निकल के आ रहा है कि वेटलैंड संरक्षण के लिए प्राथमिक वैश्विक संधि क्या है। ठीक है, जैसा कि आपने सुना उसमें टॉपिक में भी आया था कि वेटलैंड संरक्षण के लिए प्राथमिक वैश्विक संधि रामसर कन्वेंशन है, जिसे 1971 में अपनाया गया था। ये आप उसमें भी आया था, टॉपिक को करते हुए ये फैक्ट आया था। दूसरा प्रश्न है वेटलैंड के लिए प्रमुख खतरे क्या हैं। हमने देखा टॉपिक में भी, फिर से भी आप देख सकते हैं कि वेटलैंड के लिए प्रमुख खतरों में शहरीकरण, औद्योगिकरण, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और कृषि विस्तार शामिल है, जो सभी वेटलैंड क्षरण में योगदान करते हैं। ठीक है, ये भी वहीं से निकल के आया है। तीसरा प्रश्न है वेटलैंड वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का कितना प्रतिशत प्रदान करती है। ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था। वेटलैंड पृथ्वी की सतह के केवल 6% हिस्से को कवर करने के बावजूद वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का लगभग 40.6% प्रदान करती है। ये आप 3 प्रश्न देख लिए। ये तीनों प्रश्न कहीं ना कहीं टॉपिक में इसका उत्तर, आप टॉपिक अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये सारा चीज मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर तरीके से एक तरीके से आप इसको दोहरा लीजिए। अब चौथा हमारा जो प्रश्न है इसमें COP14 जो कि रामसर आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए किस दृष्टिकोण की वकालत करता है। ठीक है, रामसर COP14 सम्मेलन, इसका उत्तर है सम्मेलन आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए पारिस्थितिकी तंत्रधारी दृष्टिकोण की वकालत करता है, जिसमें आर्द्रभूमि प्रबंधन को व्यापक पर्यावरण विकास योजना के साथ एकीकृत किया जाता है। ये वही बात हुई कि हम शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की जब योजना बनाएंगे तो उस योजना में भी हम इसको आर्द्रभूमि या वेटलैंड संरक्षण के उपायों के बारे में चर्चा करेंगे, ऐसी रणनीति बनाएंगे। तो वही ये कह रहा है। ठीक है, प्रश्न 5 है पिछले 4 दशकों में भारत की कितनी प्राकृतिक वेटलैंड नष्ट हो चुकी है। जो नेचुरल वेटलैंड से भारत के पिछले 4 दशकों में कितना नष्ट हो गया है, मतलब ये आप देख सकते हैं कि इसका उत्तर है पिछले 4 दशकों में शहरीकरण, बुनियादी ढांचे के विकास, प्रदूषण और कृषि के लिए भूमि रूपांतरण जैसे कारकों के कारण भारत ने अपनी लगभग 30% प्राकृतिक आर्द्रभूमि खो दी है। कारक यही है जो कारक हमने बताया, और ये कारक इसलिए बताया जा रहा है कि इन कारकों के एडवर्स इफेक्ट के कारण ही भारत ने जो है अपना नेचुरल वेटलैंड्स खो दिया है, यानी नेशनल वेटलैंड्स नष्ट हो गया 30%। इसमें कारक आपने देखा कि तीव्र शहरीकरण है, बुनियादी ढांचे का विकास है, पोल्यूशन है, कृषि के लिए भूमि का रूपांतरण है। इन सारे कारकों के कारण जो है हमारे जो भारत में जो वेटलैंड्स है उस पर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ा है, और उस एडवर्स इफेक्ट के कारण ही भारत में 30% के आसपास वेटलैंड समाप्त हो चुका है। तो इन सारे चीजों को देखते हुए ही जो है हमारा ये मानना है कि शायद PIL दाखिल किया गया होगा मेघालय हाई कोर्ट में कि ये एक कंसर्न है, और इस कंसर्न पे जो है जल्द से जल्द जो है सुनवाई होनी चाहिए, हम यही अपेक्षा करते हैं। और इसी के साथ जो है आज का हमारा ये जो है क्लास समाप्त होता है, ये टॉपिक समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और हम यही आशा करेंगे कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आया हो टॉपिक तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।